अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नावल की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि है इंतहाए इश्क, और इसको लिखा है अरीज शाह ने। तो आइए शुरू करते हैं। आज रात जमल मुसलसल गब्बर को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, और आज भी फ़ोन ऑन होने के बावजूद इसने फ़ोन नहीं उठाया। ये लोफर इंसान पक्का जेल में होगा। इसके काम भी ऐसे ही हैं कि इसकी पिटाई होती रहे। वो परेशानी से सोचती हुई फिर से फ़ोन करने लगी। हो सकता है वो किसी ज़रूरी काम में बिज़ी हो। मुझे इसे बार-बार तंग नहीं करना चाहिए, जमल ने खुद से कहा। ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ता है, गुंडागर्दी ही तो करता है। इसमें मसरूफ़ होने वाली कौन-सी बात है। वो अपनी बात को खुद ही जुटलाकर फिर से फ़ोन करने लगी। लेकिन बार-बार फ़ोन रिंग होने के बावजूद भी इसने नहीं उठाया। भाड़ में जाओ गब्बर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। कल की तरह आज भी खुद से ही इससे नाराज़ होती हुई फ़ोन रख चुकी थी। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इस लोफ़र को बार-बार फ़ोन करने की। खुद ही जब पीछे आएगा मैं भी मुँह नहीं लगाऊँगी। वो गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए अंदर जाने लगी जब तायशा को बाहर आते देखा। बैठो ज़मल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और वो इसे अंदर जाता देखकर बोली तो ज़मल खामोशी से वापस आकर बैठ गई। अम्मा साईं, अब आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? मुझे तो लगता था कि आप सो चुकी होंगी। आप बेफ़िक्र रहें, मैं जाज़म को जगा दूँगी। वो इसीलिए जाग रही थी ताकि जाज़म को टाइम पर जगाकर इसे कुछ खिला-पिला कर भेज सके, क्योंकि ताशा भूखे पेट किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी और नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बाहर आ गए। ताशा ने मुस्कुराते हुए इसका गाल छुआ। खैरियत तो है अम्मा साईं? आज आपको मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? वो इसकी मोहब्बत से गाल छूने पर बोली। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है जमल, और इस बार मैं इनकार नहीं सुनूंगी। वो मोहब्बत से इसे बताते हुए वार्न करने वाले अंदाज में बोली। लेकिन अम्मा साईं, आप जानती तो हैं। रिश्ते की बात सुनकर न जाने क्यों इसे गब्बर का ख्याल आने लगा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, बस जो मैंने कह दिया अब वही होगा। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब तुम्हें मेरी सुननी होगी। मैं तुम्हारे ख्वाबों के रास्ते में नहीं आई, अभी तुम्हें मेरे ख्वाब पूरा करना होगा। मैं तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहती हूँ। तायशा इसे देखते हुए बोल रही थी जब जाजिम घर के अंदर दाखिल हुआ। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। अभी तो 2 बजे थे, ये कहाँ गया था? वो अपनी बात से हटकर इसकी तरफ देखने लगी। अम्मा साईं, मैं जा रहा हूँ। वो जल्दी से अपने कमरे से बैग लेकर आया और इनसे मिलने लगा। लेकिन बेटा, तुम तो 2 घंटे के बाद जाने वाले हो। तायशा परेशानी से बोली। जी, लेकिन अभी जाना पड़ रहा है, अर्जेंट है। वो इसके माथे पर बोसा देता जमल से मिलने लगा। वो इनको जवाब देता बाहर निकल गया, जबकि तायशा इसके यूँ भूखे पेट जाने पर परेशान हो चुकी थी। अम्मा साईं, कुछ नहीं होता, रास्ते में खा लेगा, आप चलें आराम करें। इसे परेशान देखकर ज़बरदस्ती इसे कमरे में ले आई। जाज़म जा चुका था और इस बार तो वो साफ लफ्ज़ों में इसे कह गया था कि वो इससे शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे अपना गुलाम बनाने के लिए कर रहा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जाज़म? जुनैद खान सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत की और तुम मुझे मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसके जाने के बाद वो बहुत रो रही थी। कैसे किसी और से मोहब्बत करते हुए इससे निकाह कर चुका था। और अब कितने गरूर से कह गया था कि इसकी शादी के पीछे वही वजह है जो वो सोच रही है। मतलब वो इसे अपना गुलाम बनाना चाहता है। वही टिपिकल मर्दों की तरह सोच थी इसकी। कितनी आसानी से वो कह गया था कि वो सिर्फ़ इसके ख़ानदानी बीवी है, सिर्फ़ इसकी माँ की पसंद है, इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। और वो इस शख़्स के लिए अपने दिल में कितने सालों से मोहब्बत पाले बैठी थी। लेकिन ज़ाहिला अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो इसके बाप का फ़ैसला था, जिसे ना तो वो बदल सकती थी और ना ही इसके खिलाफ़ लड़ सकती थी। हाँ, इसके बस में रोना था और वो जी भर के रो रही थी। इसके जाने के बाद वो न जाने कितनी देर रोती रही, और कर ही क्या सकती थी। वो किसी और से मोहब्बत करता था तो कोई और लड़की इसकी मोहब्बत थी। वो तो सिर्फ़ इसके ख़ानदानी बीवी है, इसकी माँ की ख़्वाहिश, वरना वो तो इसके लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती थी। अहमियत तो वो रखती थी जो 2 साल पहले फ़ोन पर कितने धड़ल्ले से जाज़म को मेरा कहकर पुकार गई थी, और आज जाज़म इसका होकर भी इसका नहीं था। वो इससे मेरा कहने का कोई हक़ नहीं रखती थी। वो थी इसकी असल मोहब्बत। ज़ाहिला तो सिर्फ़ इसकी माँ की ख़्वाहिश, इसकी नानी की ख़्वाहिश थी, और अब इसकी ज़ात से वो सबके सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा था। ये सब कुछ करके जाज़ब ने फिर सबका फ़ेवरेट हो जाना था, और इससे शादी करके ज़ाहिला अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। नहीं जाज़म जुनैद खान, मैं तुम्हें कभी अपनी ज़ात पर फ़तह का झंडा लहराने नहीं दूँगी। बहुत शौक है ना तुम्हें सबकी नज़रों में अच्छा बनने का, तो बनो अच्छा। लेकिन एक बार तो इस लड़की के बारे में सोच लेते जिसके साथ तुमने मोहब्बत की, ख्वाब सजाए हैं। न जाने इस निकाह के बाद इस बेचारी पर क्या गुज़री होगी, जो ऐसे खुदगर्ज़ इंसान से मोहब्बत करती है। या क्या पता जाज़िम इससे भी निकाह का वादा कर चुका हो। यकीनन ऐसा ही हुआ था। वैसे शादी करके इस ख़ानदान में फ़र्माबरदार बेटा साबित हो जाता
اور پھر اس لڑکی سے بھی شادی کر لیتا؟ آخر مت تھا، اسے کون پوچھتا؟ اس کی ساری سوچیں جاظم کے گرد گھوم رہی تھیں۔ وہ صرف اپنے آپ کو اچھا اور فرما بردار ثابت کرنے کے لیے اس کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ کتنے خود غرض شخص سے محبت کی تھی اس نے، وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ کاش جاظم جنید خان تم میری زندگی میں آئے ہی نہ ہوتے، کاش چھوٹی سی عمر میں نے تمہارے خواب نہ سجائے ہوتے۔ ایک بار پھر سے روتے ہوئے وہ اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارے واہ دوست، آپ کتنے پیارے لگ رہے تھے۔ وہ یاسم سے باتیں کر رہی تھی جبکہ نشال پاس ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اچھا آپ فیس بک کی ڈی پی مت چینج کرنا، میں خود ان میں سے کوئی ایک فوٹو سلیکٹ کر کے دوں گی، آپ وہ لگانا۔ سارے فوٹوز کو دیکھتے ہوئے واٹس ایپ والا لائیو ویڈیو پر اس سے بات کر رہی تھی۔ جو حکم میری جان، وہ ہنستے ہوئے سر کو خم دے چکا تھا۔ وانی کافی مصروف انداز میں اس کے لیے ڈی پی سلیکٹ کر رہی تھی۔ یاسم کو ہر تھوڑی دیر کے بعد نشال کا تھوڑا سا ہاتھ نظر آتا کیونکہ وانی کو نیند کے جھولے لگ رہے تھے، اسی لیے وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں بند کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے گرنے والی ہو جاتی اور نشال اسے تھام کر واپس لیٹنے کی کوشش کرتی، جبکہ وہ اپنے دوست کو اتنا تیار شیار دیکھ کر بہت خوش تھی اور بار بار اس کی وہی تصویریں دیکھتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ نشال کتنی ہی بار اشاروں میں سے سونے کے لیے کہہ چکی تھی، لیکن وہ تو آج اس کی کسی بھی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہی تھی۔ آخر مجبور ہو کر نشال کو خود بولنا ہی پڑا، وانی سو جاؤ، بہت دیر ہو چکی ہے، دوست کو بھی سونے دو، وہ کل سارا دن سفر میں رہیں گے۔ نشال کے مطابق یاسم یہاں سے بہت دور رہتا تھا، اس کا گھر بہت فاصلے پر ہونے کی وجہ سے اسے کرائے پہ مکان چاہیے تھا۔ ماما کل تو سنڈے ہے، اسکول بھی نہیں جا رہی، مجھے باتیں کرنے دینا دوست سے، دیکھیں وہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اسپتال سے آنے کے بعد یاسم نے اب تک چینج نہیں کیا تھا اور اس سے فون پر باتیں کرنے لگا، اور تب سے وانی اپنے ہینڈسم دوست کو دیکھ کر اس کی تعریفیں کر رہی تھی، جسے سن کر وہ ہنستے ہوئے تھینک یو بول رہا تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ وہ اچانک نشال کو بھی ان سب میں گھسانا چاہے گی۔ وانی بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ اس بار دانت پیستے ہوئے فون کی اسکرین کو اس کی طرف واپس کرنے لگی۔ اس کی بیٹی نے تو اسے اچھا خاصا شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا، اب اس کے دن اتنے بھی برے نہیں آئے تھے، کوئی غیر مرد کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتی۔ میں دوست سے باتیں کر رہی ہوں نا، وہ آنکھیں چپکاتے ہوئے بولی، اور اس معصوم سے انداز پر وہ بے اختیار مسکراتی نیند آنے کے باوجود بھی اس سے فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ وانی بچہ، ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب آپ سو جائیں اور کل آپ کا دوست آپ کے پاس ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے وانی سے کہا۔ وانی تو جیسے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ ماں کی کوئی بات نہیں سننی، لیکن دوست کی کوئی بات نہیں ٹالنی، اس لیے فوراً اس کی بات مان گئی، جس پر نشال اسے گھور کر رہ گئی۔ بہرام جانے کی مکمل تیاری کر چکا تھا، کل ہی وہ یہاں سے ملتان کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ اسے پکا یقین تو نہیں تھا کہ وہ لوگ ملتان میں ہیں یا کہیں اور، لیکن دائم شاہ سوری کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے اسے یہی پتہ چلا تھا کہ ان دنوں ملتان گیا ہوا ہے۔ اگر دائم شاہ سوری ملتان ہے تو یقیناً حورم بھی اس کے ساتھ وہیں پر ہوگی، کیونکہ ان کا نکاح کل ہی ہوا تھا، اور اب وہ وہاں جا کر اپنی بہن کو سب کچھ بتا کر اسے واپس لے آئے گا، اور دائم شاہ سوری کو کبھی اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اسے یہ تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ دائم نے اس کی بہن سے نکاح کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ دائم اس کی فیملی کو اس کے خلاف کر دینا چاہتا ہے، دل تو ویسے بھی اس کے خلاف تھی، اگر جانو سائیں بھی اس کے خلاف ہو گئی تو واقعی ہی وہ بہرام کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اسے ہرانا تو اس کا مقصد تھا۔ اس کے سامنے ہار کر بہرام خود کو کمزور ثابت نہیں کر سکتا تھا، اسے کسی بھی حال میں اپنی بہن تک پہنچنا تھا۔ نہ جانے وہ اسے کیا کیا بتا چکا ہوگا، یقیناً اس کے خلاف کرنے کی مکمل تیاری کر چکا ہوگا، اور شاید اس کے سامنے حویلی کا واقعہ بھی اپنے الفاظ میں بیان کرے گا، اور پھر حرم کی بات کی جائے گی تو وہ تو کسی بھی انسان پر یقین کر لیتی تھی، اور بہرام کو سب سے زیادہ اسی بات کی پریشانی تھی۔ جب سے دادا سائیں نے اسے بتایا تھا کہ حرم اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ حرم کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حرم تک وہ تکلیف کبھی بھی محسوس کرے جو وہ 15 سال سے پل پل کرتا آیا تھا۔ اپنے ہی اپنوں کو اپنے سامنے جل کر مرتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ تھا، یہ بہرام اچھے سے جانتا تھا، اور اپنی بہن کو یہ تکلیف کبھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ یقیناً وہ اس پر یقین کرنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگائے گی۔ بہرام کو یقین تھا وہ حرم کو منا لے گا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان کا نکاح تھا۔ اب نہ جانے اس نکاح کو وہ کیسے ختم کرنے والا تھا، کیونکہ اپنی بہن کے شخص کے ساتھ بندے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس سے نفرت کرتا تھا، اس کے گھر آنے جانے کی وجہ سے اس کے بابا سائیں، تایا سائیں، پھوپھا سائیں اور دادا سائیں تک اس سے دور ہو گئے تھے، اور اس کی اماں سائیں سے یہ کہتی تھی کہ وہ اس کے بھائی جاتا ہے، اور یہی بات اسے مزید غصہ دلاتی تھی، کیونکہ اس بات کو وہ کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا کہ جس لڑکے سے پہلی ملاقات میں ہی وہ نفرت کرنے لگا تھا، وہ کیسے اپنا بھائی تسلیم کر سکتا تھا۔
ज़रिश आज गाँव जा चुकी थी और आज पूरे दिन वो इसे एक सेकंड को भी नहीं देख पाया था। जब से शादाब ने इसे ये बताया था कि वो जानता है कि यही वो लड़की है जिसके साथ इसका निकाह हुआ है, इस दिन से वो इसके सामने वैसे भी बहुत कम आती थी। शायद वो इससे शर्मा शर्मा रही थी, जो भी था वो तो इसे छोड़कर चली गई थी गाँव, और अब इनकी मुलाकात शादी के बाद ही होनी थी, लेकिन फ़ोन पर राब्ता मुमकिन था। अगर वो फ़ोन उठा लेती तो। जाज़िम के निकाह के फ़ौरन बाद वो लोग जा चुके थे। ताशा को भी आज ही पता चला था कि शाज़िम जानता है कि ज़रिश ही वो लड़की है। शाज़िम बार-बार इसके नंबर पर फ़ोन कर रहा था, लेकिन मजाल थी वो लड़की फ़ोन उठा ले। यार वो सफ़र में थी, थक गई होगी, आराम कर रही होगी। तुम्हें अपनी बीवी का एहसास करना चाहिए और तुम क्या इससे तरह बार-बार फ़ोन कर रहे हो? वो आईने के सामने खड़े खुद को डाँट रहा था, लेकिन तुम ही एहसास क्यों करो शाज़िम साईं, इसे एहसास करना चाहिए। क्या ज की करना चाहिए? क्या जाएगा अगर वो एक बार में फ़ोन पर बात कर लेती है तो अगले ही पल वो आईने के सामने अपनी बात से पलट गया था। हाँ, इसे मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना चाहिए था, ये इसने बहुत गलत किया। इसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ऐसे कैसे सो गई? हाँ, मैं जाग रहा हूँ और वो वहाँ कैसे सो सकती है? इसे अपने सर के मसाइल का ख़्याल करना चाहिए, वो खुद से कहते हुए आकर बेड पर लेट गया। नींद थी जो आने का नाम नहीं ले रही थी और वहाँ इसकी संगदिल महबूबा आराम से फरमा रही थी। अभी वो अपनी संगदिल महबूबा के बारे में सोच रहा था जब इसके फ़ोन की रिंगटोन बजी। ज़रिश का मैसेज देखकर इसकी आँखें चमकी थीं। अगले ही पल इसने मैसेज खोल कर पढ़ा। बार-बार फ़ोन ना करें शाज़म साईं, दादी बिल्कुल मेरे पास सो रही हैं और इस वक़्त मैं बाहर जाकर आपसे बात नहीं कर सकती। मैसेज पढ़ने के बाद वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो सिर्फ़ अपने बारे में ही क्यों सोच रहा था बेचारी, न जाने कब से परेशान थी। इसकी वजह से, लेकिन एक बात सोचकर इसे बहुत खुशी हो रही थी कि अगर वो जाग रहा था तो सोई वो भी नहीं थी, मतलब कि इसकी मोहब्बत इसे भी जगाए हुए थी। ठीक है मुर्शद, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन कल सुबह आपको खुद टाइम निकाल कर मुझे फ़ोन करना होगा। इसे मैसेज भेजा जिस पर फ़ौरन डन डन के 2 मैसेज आए थे। अब इसे भी सुकून से नींद आ जानी थी। शाज़न बेटा आराम से खाओ ना, वाला गले में अटक जाएगा, तायशा फ़िक्रमंदी से बोली। अरे कुछ नहीं होता अम्मा साईं, बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि आज मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो ठीक हो जाए। आज की मीटिंग अगर अच्छी हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी को मिल जाएगा और फिर बहुत जल्द मेरी कंपनी भी कामयाब कंपनियों में शामिल हो जाएगी। शाज़म ने तफ़सील से बताते हुए एक और नवाला लिया, क्योंकि वो चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, तायशा कभी भूखे पेट किसी को निकलने नहीं देती थी। इस वक़्त भी जाज़िम जल्दी-जल्दी के चक्कर में खाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ताशा इसके सर पर खड़ी इसे ठीक से खाने की ताकीद कर रही थी। जाज़िम को तो वो रात को ही गुड नाइट बोल चुका था, क्योंकि वो इसकी मोहब्बत में आधी रात तक हरगिज़ नहीं जाग सकता था। इंशाअल्लाह मेरी वो जान ज़रूर मिल जाएगा, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है, ताशा मोहब्बत से बोली, और मुझे मेरी अम्मा साईं की दुआओं पर यकीन है। वैसे आज मैं जा रहा हूँ बाबा साईं से मिलने के लिए, अगर कोई पैगाम हो तो मुझे देकर भेज सकती हैं। वो शरारत से कहता हुआ ताशा को जीपने पर मजबूर कर गया। क्या तुम गाँव जा रहे हो? शाज़न बेटा अच्छा नहीं लगता, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी है और इस तरह से अचानक तुम्हारा गाँव जाना, गाँव वाले क्या सोचेंगे? ताशा पहले तो जुनैद का ज़िक्र सुनकर कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अब इसकी बात की गहराई को समझते हुए समझाने लगी। अम्मा साईं वो गाँव सिर्फ़ इन लोगों का नहीं है, मेरे बड़ों का है। मेरे बाबा साईं की कब्र है वहाँ और मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, जिसे जो समझना है समझते रहे, और अगर आप भी जानना चाहती हैं तो मेरे साथ आ सकती हैं। वैसे भी पता है मुझे, आप बाबा साईं को बहुत मिस करती हैं। अच्छा ही है दोनों की मुलाकात करवा दूँगा, थोड़ा सवाब पाऊँगा, और वो अब भी शरारती अंदाज़ में ही बोल रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है, जब मुझे मिलना होगा मैं खुद जाकर मिलूँगी। ताशा इसकी बात का जवाब इसी के अंदाज़ में देते हुए बोली थी। चलें कोई मैसेज भिजवा दें, बाबा साईं भी आपको मिस कर रहे होंगे, खुश हो जाएँगे बेचारे कि इनकी खूबसूरत बीवी ने बेटे के हाथों मैसेज भिजवाया है, वो भी कहाँ बाज़ आने वाला था। तुम्हें कबूतर बनने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैसेज देना हुआ वो मैं खुद ही दे दूँगी जब भी इनसे मिलने जाऊँगी। तुम जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो और चलते बनो, मैं ज़मल को जगाती हूँ। कल रात भी बात अधूरी रह गई थी। वो रा राश्ते रिश्ते वाली बात शाज़म ने नाश्ते से इंसाफ करते हुए पूछा। हाँ, वही बात, दुआ करो ज़मल मान जाए, बहुत अच्छे लोग हैं और बिना किसी बहाने से उन्होंने सीधी-सी बात की है कि वो ज़मल के रिश्ते के लिए घर आना चाहते हैं। लड़का जासिम का दोस्त है, एतबार वाला, और जासिम भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसे ताशा ने खुशी से बताया। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन करता क्या है? शाज़म ने फ़िक्रमंदी से पूछा था। आखिर इसकी बहन की ज़िंदगी का सवाल था और इस बार ताशा के अंदाज़ से लग रहा था कि वो ये रिश्ता पक्का करके ही दम लेगी।
मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने कहा कि जो काम जासिम करता है वही करता है। वो शायद एक साथ काम करते हैं। यासिम का बहुत गहरा दोस्त है और हैदर भाई ने बताया था कि यासिम ने अपना कारोबार शुरू किया है किसी दोस्त के साथ मिलकर। ताशा ने तफसील से बताया तो शाज़म हाँ मैं सारे ला गया। अगर जाजिम इसे जानता था तो यकीनन वो कोई अच्छा इंसान ही था, वरना जाजिम और यासिम बुरे लोगों से दोस्ती नहीं करते थे। शाजिम को ऑफिस भेजने के बाद वो सीधी जमल के कमरे की तरफ आई थी। पहले तो जमल खुद को बहुत छुपाने की कोशिश करती रही और इस सवाल से बचना चाहा, लेकिन ताशा अगर एक की बात के पीछे पड़ जाए तो इसे ख़त्म करके ही दम लेती थी। अब भी वो मुसलसल इसके कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी ताकि वो इसे इस बारे में पूरी तरह बात करे और इसे खुद वो लोग बहुत अच्छे लगे थे और वो चाहती थी कि एक जगह जमल से रिश्ता हो जाए और वो छोटी बच्ची या कम उम्र लड़की हरगिज़ नहीं थी। ताशा वो अपनी बेटी को भला चाहती थी, लेकिन इसकी बेटी इसकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। शायद अगर आज जुनैद ज़िंदा होता तो अब तक इसकी बेटी अपने घर में होती। कभी-कभी इसे जुनैद की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती, लेकिन वो हर नमाज़ के बाद एक दुआ माँगती थी कि क़यामत के दिन वो अपने शौहर के सामने शर्मिंदा ना हो। वो हर मुमकिन तरीके से अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की कोशिश कर रही थी। इसने अपने तीनों बच्चों के दिल में जुनैद के लिए बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा की थी, लेकिन इसके बावजूद भी जाज़िम को अपने बाप से बहुत शिकायतें थी। शायद वजह ये थी कि वो अपने बाप के हद से ज़्यादा करीब था। जैसे याद था जब जाज़िम को बचपन में पैर में चोट लगी थी, वो 12 साल का था और जुनैद इसे उठाकर स्कूल, मस्जिद और न जाने कहाँ-कहाँ लेकर जाता। डॉक्टर ने कहा था कुछ वक़्त तक जाज़िम को इसके पैरों पर चलने ना दिया जाए, क्योंकि वज़न डालने की वज़ह से इसका पैर टूट भी सकता है। और इस वक़्त जुनैद ने किसी तरह से इसे वो हर खुशी दी थी, जो एक 12 साल का बच्चा चाहता है। इसका बाप इसे आम बच्चे की तरह हर इस जगह लेके जाता था, जहाँ जाकर बच्चे खुश होते थे। ये नहीं था कि वहाँ शाज़िम से कम प्यार करता था, लेकिन शाज़िम शुरू से ही शरारती बच्चा था। जाज़िम की बनिस्बत जमल और शाज़िम दोनों शरारती और गले मिलने वाले बच्चे थे, जबकि जाज़िम हमेशा से अलग-थलग रहने वाला था। या ये कहना ठीक रहेगा कि जमल और शाज़िम तायशा पे थे, जबकि वो अपने बाप पर गया था। लेकिन जुनैद की वफ़ादारी इसे अपने बेटे की नज़रों में गलत साबित कर गई थी। वो आज भी कहता था करदम साईं से वफ़ा निभाने के लिए वो अपने बच्चों को इग्नोर कर गया। वो इनके साथ इंसाफ़ नहीं कर सका। करदम साईं से इतनी मोहब्बत करता था कि इसके लिए इसने अपने बच्चों तक को छोड़ दिया, वो भी हमेशा के लिए। जब इन लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया तब जुनैद ज़िंदा था और मरते दम तक इसके अल्फ़ाज़ यही थे कि वो करदम साईं को बचा नहीं पाया, वो अपनी वफ़ादारी को साबित नहीं कर पाया, करदम साईं के साथ अपनी दोस्ती को निभा नहीं पाया। और यही बातें याद करके जाज़िम को अपने बाप से गिला था और वो अपने आखिरी वक़्त में भी सिर्फ़ करदम का नाम लेता रहा। इसके लिए सबसे अहम करदम था। इसके बाद इसकी फैमिली आती थी। क्या वफ़ादारी इतनी ख़ालिस होनी चाहिए कि दोस्ती इस तरह से निभाई जाती थी कि अपनी फैमिली को भी कुर्बान कर दिया जाए? जाज़िम के ये सवाल ताशा को हमेशा लाजवाब कर देते थे। वो अपने बाप से इस हद तक नाराज़ था कि इसके मरने के बाद इसकी कब्र पर भी कभी ना गया। हाँ, लेकिन इसे छुप-छुप के रोते तो ताशा ने कई दफ़ा देखा था। जाज़िम जुनैद की तस्वीर को सीने से लगाए वो कितनी देर रोता रहता था और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब वो बड़ा हुआ तब फिर इसने रोना भी छोड़ दिया। लेकिन वो जाज़िम के सामने हमेशा कहती थी कि इसे जुनैद पर फ़ख्र है, जिसने मरते दम तक वफ़ादारी नहीं छोड़ी। हाँ, मगर रिश्तों को छोड़ दिया। वो अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकला था। बाहर दाएँ दादो साईं आज वो दिनों के बाद बैठी थी। वो इन्हें सलाम करता के करीब ही बैठ गया, जबकि दिल नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। दिल साईं बहराम का नाश्ता भी यहीं ले आओ। दादो इसे देखते हुए बोली, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है दादू साईं, मैं बस जा रहा हूँ, मैं रास्ते में कुछ खा लूँगा। दुआ करें कि मुझे जो एड्रेस मिला है बिल्कुल सही हो और मैं जानू साईं को वापस लेके आऊँ, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं जानू साईं को वापस लेके आऊँगा। वो इनके माथे पर बोसा देते हुए इनके करीब से उठकर दिल को आने का इशारा किया ताकि वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर सके। तुम वापस आओ बहराम साईं, अब मैं अपनी दूसरी ज़िम्मेदारी भी निभाना चाहती हूँ। करदम व मुकद्दम के वादे को पूरा करना चाहते हैं। इसके उठते पर वो मोहब्बत से बोली, कौन-सा वादा दादो साईं? वो ज़रा-सा उलझा था। मैं दिल की रुखसती चाहती हूँ। वो दिल को देखते हुए मुस्कुराकर बोली थी, जबकि दिल ने कोई जवाब ना दिया, खामोशी से आगे बढ़ गई। इसके चेहरे से पता लगाना मुश्किल था वो कि खुश है या उदास, लेकिन वो इनकार नहीं कर सकती थी। इसके पापा साहब ने बहुत मोहब्बत से इसका हाथ बहराम के हाथ में थमाया था और कहा था कि आज से ये गुड़िया तुम्हारी। ये इसके बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी। वो 5 साल की थी जब बहराम के साथ इसका निकाह हुआ। हवेली में जश्न का समा था और वो जश्न हवेली का आखिरी जश्न था।
दादा साईं से मिलकर और इसके पीछे ही आया था। अपना ख्याल रखना और अब रोना मत, मैं जानू साईं को लेकर आऊँगा। वो जाने से पहले 1 मिनट के लिए इसके करीब रुका। आखिर इसे भी तो अपने लाला साईं और दिल-दीदा की शादी में शामिल होना है। मोहब्बत इसके माथे पर बोसा देता खामोशी से निकल गया, जबकि दिल ना कुछ बोली, द दरवाज़ा बंद करते हुए वहीं से पलट आई। इसके दिल में बहराम के लिए कुछ जज़्बात ना थे, वही सिर्फ़ वादा था बाबा साईं और चाचू साईं का, जिससे वो मरते दम तक निभाना चाहती थी, क्योंकि वो अपने बाप की रूह को कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहती थी। लेकिन अपने ही बाप के कातिल से शादी करना भी इसके लिए बस से बाहर था। लेकिन दादू साईं और जानू साईं तो इस बात पर यकीन ही नहीं करती थी। इसकी आँख खुली तो शाह को अपने बिल्कुल करीब पाया। आज तक इसने कभी किसी मर्द को अपने करीब महसूस नहीं किया था। बहराम भी हमेशा इन लोगों से दूर ही रहा था। जब पहले जेल में और जब वहाँ से निकला तो अहमद दादू के साथ लंदन चला गया। वो हमेशा से दिल दीदा और दादू साईं के पास ही रहती थी। इसकी ज़िंदगी इन 2 लोगों से शुरू होकर 2 लोगों पर ही ख़त्म होती थी। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई यूँ इसकी ज़िंदगी में अचानक शामिल हो जाएगा। निकाह के 2 बोल बोलने के बाद ये आदमी इसके ज़हन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था और ज़हन के रास्ते अब वो इसके दिल पर हुकूमत करने लगा था। वो इतना अच्छा क्यों लगने लगा था? शायद निकाह की वजह से या कोई और वजह थी, लेकिन अब वो इसकी ज़िंदगी में बहुत अहम होता जा रहा था। इसका दिल चाहता था वो इससे बातें करे, इससे लड़े, इसके साथ वक़्त गुज़ारे। इसीलिए तो कल इसने इसके साथ सुबह उठते ही शरारत की थी, जिसका कोई रिस्पॉन्स ना मिला, लेकिन वो भी हुर्रम मुक़द्दम शाह थी, जो अब शरारती अंदाज़ के साथ इसे देख रही थी। दाइम, कल मैंने आपके साथ मासूम सी शरारत की थी, लेकिन आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपको मेरी शरारत कैसी लगी। जब तक आप कुछ बताएँगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? चलें कोई बात नहीं, आज मैं फिर आपके साथ शरारत करूँगी, तो आप मुझे बता देना। ओके, वो दिल ही दिल में कहती हुई इसका रुमाल उठाकर वॉशरूम में आ गई, तो इसका इरादा कल वाली शरारत दोहराने का था। इसने कल की तरह रुमाल भी गीला किया और बाहर आ गया। आज भी वो गहरी नींद सो रहा था, जबकि सारे तकिए ज़मीन पर पड़े थे, जिन पर ध्यान देना आज इतना ज़रूरी नहीं समझा। वो अभी तक फ्रेश नहीं हुई थी, इसीलिए आज इसका भागकर बाथरूम में जाने का इरादा था और इसने ऐसा ही करना चाहा। इसने गीला रुमाल दाइम के चेहरे पर फैलाया और बाथरूम की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन इससे पहले ही इसका दुपट्टा दाइम के हाथ आ चुका था, जिसे अगले ही लम्हे वो खींचते हुए इसे अपने ऊपर गिरा चुका था। मैं कल से नोट कर रहा हूँ कि मेरे घर में शरारती लोग बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। वैसे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की शरारत करे, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरे घर में एक बहुत ही शरारती सी शहज़ादी आई है, जिसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। इसके दोनों हाथ हुर्रम की कमर पर थे, जिसकी वजह से हुर्रम का इसके ऊपर से उठना बहुत मुश्किल हो चुका था, जबकि इसकी गुर्बत पर इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा था। दाहिम प्लीज़, इसके उठने की कोशिश पर दाहिम करवट लेकर इसके ऊपर आ चुका था। नहीं मिसेज़ दाहिम शाह, अब तुमने ये शरारत की है, तो शरारत की सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। दाहिम शाह सूरी के साथ शरारत करने वालों को बहुत सख्त सज़ा मिलती है। तुम तैयार हो जाओ। वो इसके सुर्ख़ ल लरजते लबों को देखते हुए बोला, तो दिल जैसे बेकाबू होने लगा। इसने इतनी नरमी से अपने अंगूठे की मदद से इसके लबों को छुआ, वो इतनी नरमी से इसके चेहरे पर झुकने लगा। इसके इस तरह से अपने मज़ीद करीब आने पर हुर्रम की धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई। अगले ही लम्हे वो अपनी आँखें बंद कर चुकी थी। उड़ती झुकती ज़रा पलकें इसे अपनी तरफ खींच रही थी। इसके चेहरे की एक-एक नकूश को अपनी नज़रों में बसाए वो इसे मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में कैद कर चुका था और अब वो उँगलियों के पोरों से इसके चेहरे को छू रहा था। तो मैं क्या उम्मीद रखूँ मिसेज़ दाइम शाह सूरी, क्या ये गलती दोबारा होगी? वो इंतहाई नरमी से इसके चेहरे के एक-एक नक्श पर उँगली फेरता, माथे से लबों तक लकीर खींच चुका था। जब वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिला के बंद आँखों से तेज़-तेज़ ना में सर हिलाती, वो बहुत क्यूट लग रही थी। तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। दाइम की आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो वो झट से अपनी आँखें खोल गई। ये सज़ा इसे शरारत करने पर मिल रही थी। अब शरारत न करने पर वो समझ नहीं पाई। मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी की हर सुबह तुम्हारी इन मासूम शरारतों के साथ हो और तुम हर सुबह इस तरह हँसते-मुस्कुराती मेरी ज़िंदगी आबाद कर दो। तो अब बताओ, करोगी ना मेरी ज़िंदगी आबाद? बनाओगी ना मेरी हर सुबह को खूबसूरत? वो मुस्कुराते हुए इसकी आँखों में आँखें डाले पूछ रहा था। जब इसने नरमी से हाँ में सर हिलाया और इसके माथे को बोसा देते हुए और इसके ऊपर से उठकर फ्रेश होने चला गया, जबकि हुर्रम कितनी देर वहीं बेड पर बैठी पड़ी इसकी गुर्बत के हसीन लम्हों के ज़ेरे असर थी। ये तो बड़े बड़े कोई हैं, लेकिन आपने मुझे शरारतों की इजाज़त देकर बहुत बड़ी गलती कर दी मिस्टर दाहिम शाह। आप अपनी मिसेज़ को जानते नहीं। ठीक से वो खिलखिलाकर हँसी थी। जब इसका ध्यान ज़मीन पर पड़े तकियों की तरफ गया, या अल्लाह, क्यों आप मेरे हाथों इन गरीबों पर ज़ुल्म कराते हैं? वो मासूमियत से कहती उठकर ज़मीन से सारे तकिए उठाकर ऊपर रखने लगी।
फिर अचानक याद आया कि आज तो इन्हें इस्लामाबाद के लिए निकलना है। वो इस्लामाबाद पहली बार जा रही थी, इसलिए बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन काश दादा साईं और दीदा भी वो इसके साथ होते तो कितना एंजॉय करते। वो इन सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन इसे यकीन था वो बहुत जल्द दाइम इसके घर वालों को ढूंढ निकालेगा। वो इस्लामाबाद जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन अभी इसे पता चला था कि वो सुबह सुबह नहीं बल्कि दोपहर 2 बजे के बाद जाने वाले हैं। इसके सारे एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई जब इसे ये पता चला कि वो लोग बाय रोड जा रहे हैं। जहाज में बैठने का सुनकर इसे डर तो लग रहा था, लेकिन बाय रोड जाने का सुनकर इसे अच्छा भी नहीं लगता था। जब तक सफ़र शुरू होता है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। इसे यूँ मुँह बनाए बैठे देखकर दाइम ने बहुत मोहब्बत से कहा था और शॉपिंग के नाम पर हर लड़की की तरह इसकी आँखें भी चमक उठी थी। चलो जल्दी से चेंज करके आओ। हुरम इसके मुस्कुराने पर वो इसे दूसरा ऑर्डर देकर उठ खड़ा हुआ। ये हुरम हुरम क्या होता है? जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे जानू साईं कहते हैं। अब मुझे जानू साईं कहकर पुकारा करें या कोई और नाम रख लें, मैं अपना नाम भूल जाती हूँ। वो जाते हुए पलटा था। आज सुबह भी बड़ी अम्मा साईं इससे बातें करते हुए इसके नाम से पुकार रही थी। पुकार रही थी, तो जब तक उन्होंने 2-3 बार ना पुकार लिया वो बोली ही नहीं। मेरे साथ तो स्कूल कॉलेज में भी ऐसा ही होता आया है। मेरी सहेलियाँ मुझे जानू कहकर ही बुलाती थी और बचपन से ही अपने असल नाम ज़्यादा ना सुनने की वजह से मैं अपने नाम की वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाती थी। ठीक है, अब से मैं तुम्हें जानू साईं कहकर ही बुलाया करूँगा। जानेशा। वो नज़र झुकाकर अपनी मजबूरी बता रही थी। इसे लगा था शायद शाह भी इसका लॉजिक सुनकर हँसेगा, इसका मज़ाक करेगा कि वो कैसी लड़की है जो अपना ही नाम भूल जाती है। लेकिन इसके इस तरह से कहने पर वो खिलखिलाती हुई अपने रूम की तरफ चली गई। जबकि इसकी मासूमियत देखते हुए शाह को अब भी लगने लगा था वो जब इसे हकीकत बताएगा तब कहीं वो इसे छोड़ कर ना चली जाए, कहीं वो नाजुक सी लड़की टूट न जाए, कहीं इसका भरोसा ना टूट जाए। नहीं, मुझे इसे सब कुछ बताना होगा, वो भी जल्द से जल्द, इससे पहले कि कोई बहुत देर हो जाए। वो कुछ दिन अपने माँ-बाप के साथ गुज़ारना चाहता था, लेकिन रात वानी का मासूमियत से बार-बार पूछना दोस्त वापस कब आओगे, इसे सुबह-सुबह ही वापस आने पर मजबूर कर गया था। हैदर को तो इसकी ये नौकरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अगर इसने अपना काम शुरू करना भी था, तो कहीं अपने ही इलाके में करता, इतनी दूर जाकर करने की क्या ज़रूरत थी कि वो 2 हफ़्ते घर ही ना आ सके। नूर को अपनी एक सहेली की बेटी आजकल बहुत पसंद आ गई थी, जिसका ज़िक्र इसने हैदर के सामने भी कर दिया था और इससे कहा था कि यासिम से इस बारे में बात करे। और हैदर को जान के वो यासिम के लिए किसी लड़की को पसंद कर चुके थे, बहुत खुशी हो रही थी और इसे यकीन था कि के यासिम इसे टाल भी दे तो नूर की कभी नहीं टालेगा। और इस हवाले से नूर भी से भी कह चुका था कि वो यहाँ चाहेगी यासिम की शादी वहीं पर होगी और वो आज ही इस बारे में इससे बात करना चाहता था, लेकिन यासिम के पास बिल्कुल वक़्त नहीं था और इसे सुबह-सुबह ही निकलना था। लेकिन 1 हफ्ते में वो वापस आने वाला था। इसकी बहन की शादी थी, तब इसका इरादा यासिम से इस लड़की को मिलवाने का था और इसे यकीन था कि नूर की पसंद इसे भी ज़रूर पसंद आएगी। जानू साईं ने जिस चीज़ पर हाथ रखा दाइम ने इसे खरीद लिया, जबकि वो नहीं करते रह गई। वो दाइम को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो सिर्फ़ इन चीज़ों को देख रही है, पसंद नहीं कर रही। जिस पर दाइम ने कहा वो इसकी छोटी छुई हुई चीज़ों को भी यहाँ नहीं रहने देगा और इस बात पर वो एहतियात करने लगी थी। वो किसी चीज़ से टच नहीं हो रही थी। ये ना हो कि मैं इस बिल्डिंग को टच करूँ और ये जनाब इसे भी खरीद ले, वो बुड़बुड़ाई थी, जिस पर दाइम मुस्कुराया। इसके लिए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्डिंग मेरी ही है। इसने मुस्कुराते हुए कहा तो हुर्रम की आँखें खुल गईं। हाय अल्लाह! इतने बड़े छुपे रुस्तम हैं आप, ये मार्केट आपकी है? हुर्रम को खुशी के साथ-साथ हैरत भी हो रही थी। हाँ, 15 साल पहले मेरे बाबा ने बनवाया था, वो भी सियासत में थे। इनके जाने के बाद ये मेरे ही नाम है, लेकिन इसका सारा पैसा फंड्स में जाता है और इसे तफ़सील से कहता हुआ टाइम देखने लगा। लेकिन इसका सारा फ़ैसला फंड्स में जाता है, वो इसे तफ़सील से कहता हुआ टाइम देखने लगा। अभी 11 बजे हैं, हमें 2 बजे जाना है। इसके बार-बार घड़ी देखने पर वो शरारती अंदाज़ में बोली, मतलब साफ़ था अभी बहुत वक़्त है, अपनी मार्केट में मुझे शॉपिंग कराओ। इसके अंदाज़ पर वो मुस्कुराता हुआ इसे लेकर दूसरी शॉप की तरफ आया था और हुर्रम जो भी चीज़ लेती पहले इससे मशवरा लेती, कभी इयररिंग कानों के साथ रख कर लगाकर दिखाती, तो कभी कोई ड्रेस पकड़ के अपने साथ रख कर इससे पूछने लगती कि कैसी लगेगी। वो जिसे खुद शॉपिंग से चिढ़ थी,
इसके साथ-साथ घूमता फुल इंटरेस्ट ले रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी शहज़ादी को कोई बात बुरी लगे। मैं आपको आपके 13,000 रुपए भी वापस करूँगी और निकाह से पहले जो आप मेरे लिए कपड़े लाए हैं ना, इनकी पेमेंट करूँगी, लेकिन इन सब चीज़ों के पैसे नहीं दूँगी, क्योंकि अब तो मैं आपकी वाइफ़ हूँ ना, तो हस्बैंड का फ़र्ज़ बनता है कि वो वाइफ़ के ऊपर अपने पैसे खर्च करे, लेकिन पहले मैं आपकी वाइफ़ नहीं थी, तो वो पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे ना। वो समझाने वाले अंदाज़ में बोल रही थी, जबकि दाइम ने मुस्कुराते हुए सिर्फ़ हाँ में सर हिलाया। वैसे अगर तुम चाहो तो मुझसे मतलब कि अपने हस्बैंड से पैसे लेकर शाह को वापस कर सकती है। उसने मुस्कुराते हुए आइडिया दिया था, नॉट बैड आइडिया, आप मेरे साथ रह के बहुत जीनियस होते जा रहे हैं, वो अलग स्टाइल में बोली थी। बस तुम्हारी सोहबत का असर है। वो सर को खम देते हुए बोला तो जानो साईं खिलखिला कर मुस्कुराई। यहाँ कर जासिम को पता चला था कि इस मिशन में वो इसलिए कि शाहरुख खान के साथ ही वो एक बहुत ज़िम्मेदार अफ़सर था, अपने एक-एक मूव को बहुत एहतियात से हैंडल करता था। आज तक किसी ने नहीं देखा था और अगर देखा भी था तो इसे हुलिये में इसकी असल शक्ल कोई भी ना पहचान पाए। लेकिन अगर वो अपने इस चेहरे के साथ किसी के भी सामने आता तो कोई इसे नहीं पहचान सकता था। जाज़म तो खुद परेशान हो चुका था। वो कितनी बार इसके सामने किसी से गुज़रा और वो इसे पहचान नहीं सका। वो इस वक़्त जिस मीटिंग रूम में बैठे थे वहाँ मेज़ पर है और इसकी बहुत सारी तस्वीरें पड़ी थी, जिसमें वो अलग-अलग अंदाज़ का गेटअप अपनाए इसे अपने काम के बारे में समझा रहा था। जाज़म को इसके काम करने का तरीका बहुत पसंद आया था और जाज़म अपने काम में इतना सिंसियर था कि इस तरह मिशन दिया गया था। अपनी शादी के अहम तरीन लम्हात को इग्नोर किए हुए इस वक़्त मीटिंग में शामिल हुआ था, जो बात इसके इसके वतन के साथ मोहब्बत को साबित करती थी। इन दिनों को अपने शहर से कुछ फासले पर एक मोहल्ले-नुमा इलाके में रहना था। यासीन पहले ही किराए पर रह रहा था। इनके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस इलाके में कुछ टेररिस्ट थे, जो इनके मुल्क को बर्बाद करने के लिए सबसे पहले वहीं से शुरुआत करने वाले थे। इस केस में वक़्त अलग-अलग पुलिस स्टेशन से बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर को जमा कर चुके थे, जिनके साथ वो इस मिशन को मुकम्मल करने वाले थे। इस इलाके में इन्हें बहुत कम लोग पहचानते थे, लेकिन जासिम को थोड़ी-सी परेशानी थी, पर वो ये थी कि ज़मर यहीं पर काम करती थी और इसका ऑफिस यहाँ से थोड़े ही फासले पर था। वो इसे पहचान सकती थी, तो इसके लिए मसला खड़ा हो सकता था। लेकिन शाहरुख ने कहा था कि इसके पास इस बात का भी हल है, जिसके बाद वो काफ़ी रिलैक्स हो गया था। लेकिन इसका हल जानने के बाद जाज़िम का रिलैक्स मूड फिर से ख़राब हो गया। मतलब कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ सड़क पर रेहड़ी लगाऊँ, वो भी मूँगफली की? जाज़िम इसका मशवरा सुनकर सदमे से बोला था, जाज़िम ये काम तुम अपने लिए नहीं बल्कि अपने वतन के लिए कर रहे हो। शाहरुख ने मुस्कुरा कर याद दिलाया, मतलब कि पुलिस इंस्पेक्टर की डिग्री मैंने रेहड़ी लगाने के लिए ली है। जैसे बहुत ही गंदे बेकार से खुलिए के कपड़े देखकर बहुत बदमज़ा हुआ था, लेकिन ये तो करना ही था। वो बड़ी अम्मा साईं से मिलकर थोड़ी ही देर में इस्लामाबाद के लिए निकलने वाले थे। जो खुर्रम ने इससे पूछा कि जो एड्रेस इसने शाह को दिया, इस बारे में सब कुछ पता करवाया था या नहीं? इसकी बात को लेकर कुछ वक़्त के लिए वो परेशान हो गया, फिर सँभल कर कहने लगा, हाँ, वो जो एड्रेस तुमने मुझे दिया था मैंने पता करवाया, वहाँ तो कोई रहता ही नहीं और आगे-पीछे के लोगों से यही पता चला कि वो घर काफ़ी टाइम से बंद है। बहराम अपनी फैमिली को लेकर किसी सेफ जगह लेकर गया है, लेकिन कहाँ मैं नहीं जानता। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द तुम्हारी फैमिली के बारे में पता चल जाए, लेकिन आप जाज़म लाला और शाज़म लाला के घर में तो पता करें ना। हुर्रम ने फ़ौरन से कहा, मैं पता तो करूँ हुर्रम, लेकिन बहराम ने मुझे ऐसा करने से मना किया था। अगर वो जगह सेफ होती तो तुमको यूँ यहाँ पर रखता क्यों? बहराम अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहता, शायद इन लोगों को कुछ नहीं बताना चाहता था। वो बहस होकर झूठ बोलने लगा। वो इसके सामने अब मज़ीद कोई झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो इसे मजबूर कर रही थी। हाँ, हो सकता है और ये भी हो सकता है बोला कि अहमद दादा साईं के पास लंदन चले गए हों। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं तो यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ। न जाने वो लोग कैसे होंगे। ठीक, थैंक यू सो मच शाह, मेरी इतनी मदद कर रहे हो। आजकल के ज़माने में कौन होता है? आपने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे लिए मुझसे निकाह कर लिया। कौन ऐसा करता है? आप सियासत में हो ना, जब मैं 18 साल की हो जाऊँगी मैं आपको वोट दूँगी और शाज़म लाला और जाज़म लाला से भी आपको वोट दिलवाऊँगी। फिर आप जीत जाओगे, लेकिन मेरे घर वालों के बारे में पता करते रहना। मकसद इसे लालच देना था। वैसे भी सियासत के लोग तो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके मासूम से अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया था। वोट तो तुम मुझे तब दोगी ना जानो साईं, जब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। इश्क की कैसे रिहाई अब नामुमकिन है और यहाँ तो शिकार भी शाह और शिकारी भी शाह है। हाँ, इस मासूम सी चिड़िया का शिकार तो वो कर लाया था, लेकिन इसके मासूम हुस्न के सामने इसका 6 फुट 2 इंच का मुजस्समा गरूर झुक चुका था। वो इसे बहराम शाह को मात देने के लिए ढूँढ रहा था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि इसकी बहन के सामने वो इतनी बुरी तरह से शिकस्त खा जाएगा। एक बात तो तय थी, इसकी फैमिली से कभी मिले या ना मिले, वो कभी से
खुद से दूर नहीं जाने देगा। वो पलटकर अपने कमरे में जाने लगा ताकि ऊपर से सामान लेकर आ सके। तुमने कभी उमर और मारवी की दास्तान सुनी है हुरम? वो अचानक ही पलटकर इससे पूछने लगा। हुरम ने नासमझी से हाँ में सर हिलाया। बहुत जल्द वो कहानी दोहराई जाएगी, लेकिन इस बार उमर और मारवी जुदा नहीं होंगे, बल्कि हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इस बार उमर की मारवी भी इससे मोहब्बत करने लगेगी, बेइंतहा चाहने लगेगी, इश्क की इंतहा कर देगी। एक बार फिर से एक उम्र अपनी मारवी को दुनिया से दूर सिर्फ अपनी दुनिया में ले जाएगा, जहाँ इसे कुल कायनात से छुपाकर अपना नाम कर लेगा। वो बोलते हुए मुस्कुरा रहा था, हल्की हल्की दाढ़ी की वजह से वो इसके लेकिन इसकी हल्की दाढ़ी की वजह से वो इसके डिंपल्स नहीं देख पाई थी। आप क्या असल ज़िंदगी में किसी उमर मारवी को जानते हैं? हुर्रम नासमझी से पूछने लगी। हाँ, मिलना चाहोगी उमर मारवी से? वो इसकी नासमझी पर मुस्कुराकर पूछने लगा। मैं सिर्फ मारवी से मिलूंगी, उमर मुझे नहीं पसंद, मतलबी खुदगर्ज अपने लिए जीने वाला। हुर्रम अपनी ही टोन में बोली थी। जब शाह ने इसका हाथ थामकर इसे अचानक अपने की अंदर करीब किया, इसके अंदाज में सख्ती थी। उमर मतलबी और खुदगर्ज नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर गुजरने वालों में से अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर गुजरने वालों में से था। लेकिन मारवी इसकी मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं पाई, और बेहतर होगा कि तुम अब से उमर की मोहब्बत को समझना शुरू कर दो। आगे चलकर तुम्हारे लिए आसानी होगी। वो खामोशी से इसका गाल थपथपाकर इसे छोड़कर ऊपर की तरफ चला गया, जबकि हुरम को तो ये आदमी समझ ही नहीं आता था। कभी तो इतने प्यार से बात करता था और कभी हर किसी पर गुस्सा निकाल कर रहता था। अब तो इसने हुरम को भी पहली बार डांट दिया था, जिसकी वजह से इसका मुंह बन गया था। वो सबसे पहले जुनैद की कब्र पर आया। जुनैद की कब्र पर फातिहा पढ़कर वो करदम और मुकद्दम की कब्र पर दुआ मांगकर इतने दरिश की हो मैसेज किया कि वो यहाँ पहुंच चुका है, और दरिश अपने वादे के मुताबिक इससे मिलने पर मजबूर थी। लेकिन कैसे वो घर से नहीं निकल सकती थी? शादी से पहले इसके घर से निकलने पर बिल्कुल पाबंदी लग चुकी थी, मगर ये सब कुछ सोचना दरिश का काम था। इसने बस अपना वादा पूरा करना था, क्योंकि रात को इसने इसे मैसेज पर कहा था, अगर हिम्मत है तो यहाँ आकर मिलो। अब तो वो तो अपनी हिम्मत दिखाने के लिए यहाँ पहुंच चुका था, लेकिन दरिश फंस चुकी थी। इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे चैलेंज करने की? लेकिन नहीं, अब तो वो पंगा ले चुकी थी, और अब इसे किसी भी हाल में अपना वादा पूरा करना था। बेचारा इतने दूर से सिर्फ इससे मिलने के लिए आया था। अब तो मिलने जाना ही था, वरना वो इसे आसानी से बख्शने वाला हरगिज़ नहीं था। अभी 2 माह पहले वो अपने होने वाले शौहर को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ थी। बस ये सोचे जा रही थी, न जाने कैसे मिजाज का होगा, कैसी तबीयत रखता होगा। लेकिन अब इससे मिलने के बाद वो बहुत रिलैक्स हो चुकी थी। वो इज़्ज़त करने वाला, इज़्ज़त देने वाला था। एक औरत मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त को अहमियत देती है, और असल मर्द वही होता है जो औरत को मोहब्बत बाद में, इज़्ज़त पहले दे। दुनिया वाले आपके पर्दे और पाकीज़गी को देखकर आपकी इज़्ज़त नहीं करते, बल्कि आपके शौहर की नज़रों में आपका एहतराम देखकर आपकी इज़्ज़त करते हैं। एक औरत को दुनिया की नज़रों में काबिल एहतराम सिर्फ़ एक मर्द बना सकता है। एक औरत को दुनिया इज़्ज़त की नज़रों से तब देखती है जब इसका मर्द इसे इज़्ज़त से रखता है, और जो मर्द अपनी औरत को इज़्ज़त नहीं दे सकता, मर्द कहलाने के लायक नहीं। शायद हम ऐसे मर्दों में से था जो हस्बैंड वाइफ को बराबर का दर्जा देते हैं। इसकी नज़रों में कोई किसी से आगे नहीं था। इसने अपनी माँ को दुनिया से अकेले लड़ते देखा था। जुनैद के जाने के बाद इसने अपने बच्चों को की पढ़ाई की खातिर गाँव छोड़ दिया। सबको यही कहना था कि वो अपने इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रहेगी, लेकिन ताशा ने इन सब बातों की परवाह ना की। इसने अपने बच्चों को अच्छी तरह तरबियत देनी थी। इसे याद था 2 दिन जब वो दूसरे शहर अनजान घर में पहली रात इसकी माँ कितनी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए इसने एक बार इस बात को ज़ाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इसने अपने डर का इज़हार किया तो उसके बच्चे भी डर जाएँगे। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक होता गया। शहर जाने के बाद भी तायशा ने अपने गाँव को ना भुलाया। वो अक्सर बच्चों को लेकर यहाँ आती रहती थी। इसी गाँव में शाज़म का बचपन गुज़रा था, और इसी गाँव में इस गाँव की सबसे बड़ी हवेली आज भी बंजर पड़ी थी। इसने एक नज़र खंडर नुमा हवेली को देखा। यहाँ दरवाजे पे कई लोग इंसाफ माँगने आया करते थे। आज से 15 साल पहले कितना हँसता-खेलता घराना था। ये एक और दिन किसी की नज़र लग गई। यासीन जाने से पहले तायशा से मिलने आया था, क्योंकि पिछली बार वो बिना इससे मिलने चला गया था, जिससे तायशा बहुत ज़्यादा खफ़ा हो गई थी, और अब तायशा ने इसे ज़बरदस्ती खाने पर रोक लिया। बाप के सामने तो थोड़े बहुत काम के बहाने चल जाते थे, लेकिन यहाँ फूफो साईं थी जिनके सामने कोई बहाना नहीं चल रहा था।
यासिम का सुनकर जमल भी बाहर आ गई, वरना तो वो बाहर निकल ही नहीं रही थी। हाँ तो लेडी क्वीन कैसा चल रहा है तुम्हारा मिशन? वो इसे देखकर पूछने लगा। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है यासिम, कैसे कजन हो तुम? शाहरुख खान को जानते भी हो, लेकिन मजाल है जो मुझे इसके बारे में कुछ कुछ नहीं बताया, बता दो। जो मुझे इसके बारे में कुछ बताया हो बता दो, सिर्फ तस्वीरें दिखा दो तो कम से कम ऐसे ढूंढ तो लूंगी। इसकी बात पर जमल तपते हुए बोली, देखो लड़की, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। मुझे उकसाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। हमेशा वाले जवाब पर जमल का मुंह बन गया। एक बार मैं इस मिशन में कामयाब होकर शाहरुख खान तक पहुंच जाऊं, फिर देखना बेटा, सबसे तुम्हें कज़न के ओहदे से फारिग करूंगी। वो गुस्से से घूरते हुए बोली, जबकि यासिर मुस्कुरा रहा था। बेस्ट ऑफ लक डियर कजन, इसने इसे अंगूठा दिखाते हुए कहा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मेरी एक मदद कर दो। अम्मा साई आजकल शादी के पीछे पड़ी हुई हैं, किसी का रिश्ता आया है, बस तुम ना इसको टालने में मेरी मदद कर दो। वो फौरन फिर से दोस्ताना लहजा अपनाते हुए बोली, जबकि इस बार इसकी बात सुनकर यासिम के लबों की मुस्कुराहट बहुत गहरी हो चुकी थी। जमल यार, आज नहीं तो कल शादी तो करनी है ना? लड़का बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है, वो समझाते हुए बोला। तुम्हारा दोस्त है तो क्या मैं अपनी जात की कुर्बानी दे दूं? जाकर अपने इस दोस्त को बोलो मुझे नहीं करनी शादी वादी। तब तक तो हरगिज नहीं, जब तक शाहरुख खान मेरे हाथ नहीं लग जाता। जमल जल्दी से बोली, यकीनन अगर इसका पैगाम इसके दोस्त तक पहुंच गया तो शादी तो वो ऐसी लड़की से करेगा नहीं जिसको पसंद ना करती हो और इससे शादी ना करना चाहती हो। अब कोई भी इतना पागल था नहीं कि लड़की के इनकार के बावजूद रिश्ता लेके आ जाए। और अगर तुम्हें शाहरुख खान मिल गया तो कर लोगी इससे शादी? वो फिर कर रहा था, ये सवाल पूछ रहा था। नमल को समझ नहीं आया। शाहरुख खान तो क्या, इसका बाप भी मिल जाए तब भी इससे शादी तब भी इस तरह से शादी नहीं करूंगी। शादी मैं इससे करूंगी जिसे मैं खुद पसंद करती हूँ। नमल इसे घूरते हुए जल्दी जल्दी बोली थी। तुम किसे पसंद करती हो? यासिम ने इसकी बात को पकड़ी। अरे मैं कहाँ किसी को पसंद करती हूँ, वो बता रही हूँ कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। चोरी पकड़ी जाने पर वो संभल के बोली, फिर कंवारी रह जाओगी जमल। और अगर मेरे दोस्त की वजह से तुम्हारी शादी हो रही है तो सवाब तो मुझे ही मिलेगा ना, आखिर वो मेरा दोस्त है और इस सवाब को कमाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, यासिम तुम सिर्फ थोड़ा सा सवाब कमाने के लिए अपनी कजन की जिंदगी दांव पर लगा दो। वो इमोशनल हुई। क्या पता इसी थोड़े से सवाब से अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। वो अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गया। मरने के बाद के लिए जीते लोगों की जिंदगी नहीं बर्बाद करते, वो समझाते हुए बोली। लेकिन जमल, हम जीते भी तो मरने के लिए ही है ना? मतलब मैं तुम्हारी तरफ से इनकार समझूं? वो मजीद बहस किए बिना बोली। इनकार नहीं डियर कजन, साफ इनकार। वो भी सीरियस अंदाज में बोला, उठो यहाँ से, खबरदार जो मेरे घर का एक नवाला भी खाया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके मेरे ही घर में बैठकर ठूस रहे हो। उठो जाहिल इंसान, खबरदार जो मुझसे बात की या मेरे घर आए। जमल, ये क्या तरीका है बात करने का? वो 2 माह बाद आया है यहाँ। इनकी लड़ाई सुनते हुए ताशा फौरन भागती हुई बाहर आई थी, जो खाने के बाद इसके लिए कुछ मीठा बनाने में मसरूफ थी। बेफिक्र रहें फूफो साईं, मैं बहुत ढीठ, और वैसे भी ये मेरी फूफो साईं का घर है, कोई ऐरा गैरा मुझे निकाल नहीं सकता। यहीं नहीं जाने वाला मैं, और मैंने बिरयानी भी नहीं खाई अभी। वो जमल की बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता है, एक बार फिर से टेबल पर बैठकर आराम से खाना खाने लगा। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वो इसे देखकर गुस्से से बुड़बुड़ाई, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या होती है। मेरी नज़र में एक ताशा होती है, एक जमल होती है। ताशा बहुत खूबसूरत, जबकि जमल बेअक्ल होती है। वो खाने से भरपूर इंसाफ करते बुलंद आवाज में बोला था। जबकि जमल अपना काम बनता ना देखकर पैर पटकती अंदर जा चुकी थी। फुप्पो साईं के खीर बन गई। फुप्पो साईं को वापस अंदर जाते देखकर बोला, हाँ मेरी जान, मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ। ताशा मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। जमल बीबी, अभी जो मर्जी चाहो कर लो, बाद में एहसान मानोगी मेरा। वो खाने के साथ भरपूर इंसाफ कर रहा था। दिल काफी देर से अपने कमरे में बैठी थी। दादो साईं पहले तो इसकी उदासी नोट करती रही, लेकिन फिर जब वो दोपहर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो उठकर इसके पास चली आई। मेरी बच्ची नाराज है मुझसे, बहुत मोहब्बत से इसके करीब बैठी पूछने लगी, आपसे नाराज हो जाऊंगी तो बातें किससे करूंगी? दादो साईं, आप तो जानू साईं भी नहीं है यहाँ। वो इनकी गोद में सर रख के मासूमियत से बोली, बहराम इसे वापस ले आएगा, तुम फिक्र मत करो, हमारी जानू बिल्कुल ठीक होगी। तुम बस मुझे अपनी उदासी की वजह बताओ। क्या सुबह जो बात मैंने बहराम से की वो तुम्हें बुरी लगी? क्या तुम अभी रुखसती नहीं चाहती? मैं
मैं रुखसती नहीं चाहती जब तक मैं तब तक रुखसती नहीं चाहती जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो शख्स मेरे ख़ानदान का कातिल नहीं है। वो बिना हिचकिचाए इनसे बोली, मैं कैसे यकीन दिलाऊँ दिल, वो बेगुनाह है। क्या तुम्हें इसकी आँखों में अपने ख़ानदान के लिए मोहब्बत नज़र नहीं आती? क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कर सकता है? अपने दिल से पूछो। उन्होंने इसका हाथ उठाकर इसके दिल के मुकाम पर रखा। क्या तुम्हारा दिल इस बात की गवाही देता है कि बहराम शाह अपने ही ख़ानदान को ख़त्म कर सकता है? उन्होंने कहा था, दादो साईं इन्होंने चिल्ला-चिल्ला कर कहा था, अगर इस औरत को घर से नहीं निकाला तो वो पूरी हवेली को आग लगा देंगे, और इन्होंने ऐसा ही किया। दिल तड़प कर बोल उठी थी। इसका दिल बेशक इस बात की गवाही नहीं देता था कि बहराम कातिल है, कत्ल कर सकता है, लेकिन बहराम के अल्फाज वो अब भी नहीं भूली थी, जो इसने 5 साल की उम्र में सुने थे। वो अल्फाज इसने क्यों कहे थे? दिल साईं, ये तुम जानती भी नहीं हो और ना ही इन बातों का मतलब समझ सकती हो, जो बातें इतनी छोटी सी उम्र में इसे बताई गई थी। इसने भी रिज़वाना की बातों का गलत मतलब लिया था। इसे जो बताया इसमें कुछ झूठ या गलत नहीं था, लेकिन जिस अंदाज़ में बहराम ने इन बातों को समझा था वो अंदाज़ गलत था। पर गुस्से में वो कभी किसी की नहीं सुनता था। वो अल्फ़ाज़ इतने गुस्से में कहे थे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये मतलब ये नहीं है कि वो इतना बड़ा जुर्म करेगा। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी, बस एक बार जानू साईं को वापस घर आने दो। अब वक़्त आ गया है, 15 साल पहले सारे राज़ों को खोल दिया जाए और तुम तैयारी करो बहराम की दुल्हन बनने की। वक़्त आ गया है, तुम्हारे बाप का ख्वाब भी पूरा हो जाए और इन भाइयों का वादा भी। वो इसे समझाते हुए उठकर चली गईं, जबकि दिल सोच रही थी कि जिस रात की बात वो कर रही हैं, वो तो सब कुछ जानती है। गाँव के लोगों ने सारी हकीकत बता दी थी। तो क्या कुछ रह गया है? क्या कुछ ऐसा भी था जो गाँव के लोग नहीं जानते थे? अगर था तो क्या? ये तो अब जानू साईं और बहराम साईं के वापस आने पर ही पता चलेगा। अल्लाह जी, जानू साईं बिल्कुल सही सलामत बहराम साईं को मिल जाए। दिल से दुआ माँगते हुए बोली। अंदर से दिल ये दुआ माँग रही थी कि बहराम बेगुनाह हो, जिस चीज़ का इल्ज़ाम इसे दिया गया है, वो इसने ना किया हो। बड़ी अम्मा साईं को भेजने के बाद वो दोनों अपना सफ़र शुरू कर चुके थे। दाहिम खुद गाड़ी चला रहा था, जबकि दानू साईं पुरानी सड़कों के मज़े लूट रही थी। फिर घूमकर गाड़ी का म्यूज़िक ऑन कर दिया। जहाँ सलमान खान के गाने गाने हैं, वो गाड़ी के अंदर से टटोलती गाने ढूँढ रही थी। ये सब तो अंग्रेज़ों के गाने हैं, इनको सुनने से गुनाह मिलता है, इनकी फ़िल्में देखने से भी गुनाह मिलता है। वो सीडीज़ वाले वापस अंदर फेंकते हुए बोली, जबकि इसके अंदाज़ पर वो मुस्कुराया। सलमान खान के गाने सुनने से गुनाह नहीं मिलता, वो मालूमात के लिए पूछ रहा था। नहीं, नहीं, प्यारे लोगों के गाने सुनने से कोई गुनाह नहीं मिलता। वो इतने सीरियस अंदाज़ में बोल रही थी कि दाइम के कहका लगा उठा। खुदा को भूलकर दुनिया की किसी भी रंगीनी में खो जाना मतलब अल्लाह से दूर हो जाना, और ये गाने मुझे टीवी ड्रामे और या नावल ये सब गुनाह है। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है अपनी ज़ात को समझाने के लिए, ना कि दुनिया की फ़ज़ूलियत में वक़्त ज़ाया करने के लिए। इसका अंदाज़ा समझाने वाला था। मैं सिर्फ़ इस्लामी ड्रामे देखती हूँ और इस्लामिक नावल पढ़ती हूँ, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो जल्दी से अपनी सफाई में बोली, जानो सही, अगर तुम्हें कुछ इस्लामिक सीखना है तो कुरान पाक पढ़ा करो, इसकी तिलावत करो। अगर तुम इस किताब से कुछ नहीं सीख पाई तो इन मोटे-मोटे नावलों से भी तुम कुछ नहीं सीख सकती। किसी कहानी में 4 लाइन अरबी के लिखने से वो इस्लामिक नावल नहीं बन जाता। अलग-अलग नॉवल, अलग-अलग किताबों की तहरीरों से कुछ सीखने से बेहतर है कि एक किताब पर यकीन रखो। फर्ज़ी किरदार बनाना बनाना, इन्हें किताबों पर लिखना, कहानी की शक्ल देना या फिर इन कहानियों से कुछ सीखना कोई सवाब का काम नहीं। अगर तुम इस्लाम की अहमियत जानना चाहती हो, ज़िंदगी के हर मसाइल का सामना करना चाहती हो, तो अल्लाह से लो लगाओ। इसकी लिखी हुई किताब पर बेशक वही सबसे बेहतरीन मुसन्निफ़ है, ना इससे पहले कोई, इसके बाद कोई। कि लेकिन किताबों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी सहेली के वालिद का इंतकाल हो गया था। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी, तो मेरी दूसरी दोस्त ने इसे एक किताब दी थी जिसमें सब्र के हवाले से बहुत अच्छी बात लिखी थी। इसलिए वो किताब पढ़ी तो कुछ अरसे में काफ़ी अच्छा फ़ील करने लगी। जानूसा ने एक और दलील दी जिस पर वो मुस्कुराया। अगर वो सब्र, नमाज़ और कुरान में ढूँढती तो इसे ज़्यादा जल्दी सुकून मिल जाता। आज से मैं गाने नहीं सुनूँगी। वो हाथ में पकड़ी सीढ़ी वापस रखने लगी। थोड़ी देर के लिए अंदर का मुसलमान जाग गया। दाइम ने मुस्कुरा कर कहा, होता है। थोड़ी देर इस्लामिक बातें सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए अंदर का मुसलमान जाग जाता है, लेकिन फिर क्या, कुछ वक़्त गुज़रता है और हम वापस ज़िंदगी की रंगीनियों में खो जाते हैं। तुम नमाज़ पढ़ती हो, पिछले 3 दिनों से उसने कोई नमाज़ अदा नहीं की थी। ये बात वो नोट कर चुका था, लेकिन इसके ज़ोर-शोर से सर हिलाने पर वो इसे घूरने लगा। मैं अपने घर में रोज़ नमाज़ पढ़ती थी। दादू साहब मुझे सुबह जगा देती थी, क्योंकि अगर फजर की नमाज़ कज़ा हो जाए तो फिर बाकी नमाज़ें करने का क्या फ़ायदा? वो मायूसी से
बोली, तुम नमाज फ़ायदा देख कर पढ़ती हो, कि तुम्हारा नमाज पढ़ना न पढ़ना एक बराबर है। आप खुद कौन सी नमाज पढ़ते हैं? अब वो इनकी बातों पर चिढ़ने लगी थी। जब से तुम मेरे घर में आई हो मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। वो मुस्कुराया था। मैंने तो आपको एक भी नमाज अदा करते नहीं देखा। वैसे घूर कर पूछने लगा, अंदाज में शक साफ झलक रहा था। मैं तुम्हें दिखाने के लिए नहीं अपने खुदा को दिखाने के लिए नमाज अदा करता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला तो हुरम सर झुका गई। कल से आप मुझे भी उठा दीजिएगा। बोलने का मतलब साफ था कि वो भी नमाज पढ़ सकती है। जबकि इसके मुंह बसूने पर वो एक बार फिर से कह कहा उठा, कैसा शोर है आप, बीवी को कैसे को सता रहे हैं, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा आपको। वो बड़ी मुश्किल से चेहरा छुपाए नदी के पास आई थी। अल्लाह माफ नहीं करता जब मैं किसी नामहरम से मिलता, बीवी हो तुम मेरी। वो खुलकर हंसा था। और बीवी को तंग करने वालों को भी अल्लाह माफ नहीं करता। वो भुना कर बोली, ये तो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने बीवियों के लिए अलग कानून बना कर रखा है, लेकिन तुम कहती हो तो यकीन कर लेता हूँ। वो मुस्कुराते हुए पत्थर पर बैठकर इसे भी खींच चुका था। करीब से ही कुछ पत्थर उठाकर इसके हाथ में रखे। ये मेरा फेवरेट गेम है, देखो तुम्हारा पत्थर ज्यादा दूर जाता है या मेरा। मैं इस खेल में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरा ज्यादा दूर जाएगा। वो आंखें दिखाती हुई इसे चैलेंज कर रही थी। ये बात है तो फिर ट्राई करते हैं। वो कहाँ इसके चैलेंज को इग्नोर करने को तैयार था। देखते ही देखते इसने पत्थर नदी की तरफ फेंका जो काफी दूर जा गिरा। क्या बात है, बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन यहाँ तक मेरा चला जाएगा, शादू ने मुस्कुराते हुए कहा। आप उनचा कर दिखाएं, फिर देखना अपना हाल। गोया गुंडागर्दी की जा रही थी। हाँ हाँ, तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत क्यूट लगता है। इतने कहते हुए फिर पत्थर नदी की तरफ फेंका, लेकिन पत्थर की किस्मत खराब थी, शादम की लक। वो थोड़ा सा ही दूर जाकर गिर गया। मैं जीत गई, लाइन निकाल कर दे मेरा नाम। वो इसके सामने हाथ निकालते हुए बोली। शाहजहान ने हंसते हुए जेब में हाथ डाला और एक बहुत नाजुक सी चीज मुट्ठी में दबाए इसके हाथ पर रखी। शाहजहां साईं, ये तो बहुत खूबसूरत है ब्रेसलेट, ये तो बहुत खूबसूरत है। ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेते हुए मुस्कुरा कर बोली, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। गोया इसने इससे जताया था, जिस पर जरे झुका गई। थैंक यू, लेकिन इसे पहनाएं तो एक हाथ से नहीं पहन सकती। वो ब्रेसलेट पहन सामने करते हुए हाथ भी आगे कर चुकी थी। जब शाहजहां ने मुस्कुराते हुए वो ब्रेसलेट इसकी खूबसूरत कलाई में पहनाया, जिसे पाकर वो बहुत खुश थी। चलो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, बहुत वक्त हो चुका है। वो मुस्कुराते हुए जाने लगा, लेकिन इसके जाने का सुनकर ज़रिश उदास हो गई। जाना तो था ही, इसीलिए वो बिना कुछ बोले से खुदाफिज करने लगी। हाँ यार, कुछ दिन के बाद बारात लेके आऊँगा। इसने मुस्कुराते हुए इसके गाल खींचे तो वो खिलखिला कर हँस दी। चले जाएँ, क्या याद करेंगे, किस सखी मनकूहा से पाला पड़ा है। वो शरारत से कहती इसे भेजने लगी, जिससे दूर से कुछ बच्चों के आने की आवाज़ें सुनाई दी। या अल्लाह, ये लोग इस तरफ क्यों आ रहे हैं, वो सहम कर कहते हुए इसके पीछे छुपने लगी। क्या हो गया ज़रीफ, तुम इतनी तरह से परेशान क्यों हो रही हो? वो इसके छुपने पर परेशानी से पूछने लगा। वो लोग आ रहे हैं। वो महीने पहले मैं बिट्टू बिट्टू को पीट कर गई थी, इसी का इंतकाम लेने आ रहे हैं। वो उसके पीछे छुपी हुई तफसील से बताने लगी। फिर ये जगह नाकाफी लगी तो बचने के लिए नदी के करीब ही बड़े से पत्थर के पीछे छुप गई। भैया जी, आपने यहाँ एक गुलाबी रंग के कपड़ों में लड़की को देखा है? उम्र 22 से 23 साल होगी, लेकिन शक्ल से ही वो बहुत मीसनी लगती है। वो इसे तफसील से बताते हुए साथ में इसके आगे पीछे देखने पर भी मसरूफ थे। हाँ, लड़की तो मैंने देखी है, लेकिन क्यों, तुम लोग क्यों पूछ रहे हो इसके बारे में? वो मुस्कुराकर इन बच्चों को का गुंडा नमा अवतार देखने लगा। इसने ना मेरे भाई को मारा है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। छोटे से 7-8 साल बच्चे को जिसके अगले दो दांत टूटे हुए थे, गुस्से के आलम में आगे बढ़ते हुए बोला, क्या बात है शेर जवान, तुमने तो दिल खुश कर दिया। लेकिन क्या तुम लोग नहीं जानते, कोई लड़की जैसे तुम इतनी कह रहे हो, इसकी शादी होने वाली, कुछ दिनों में वो हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली है तुम लोगों को छोड़कर। ये आप क्या कह रहे हो? 12 साल बच्चे ने मायूसी से कहा। सच ही तो कह रहा हूँ, क्या तुम लोग नहीं जानते, अगर जरी बाजी चली जाएगी तो मेरे साथ कैंचे कौन खेलेगा, मेरे साथ पतंग कौन उड़ाएगा, मुझे अम्मी के जूतों से कौन बचाएगा? सारे इसके सामने अपने अपने मसाइल बयान करने लगे। अब इस सब के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब निकलो, ये ना हो कि तुम लोगों की मासूम शक्ल देखकर शादी का इरादा कैंसिल कर दूं। वो इनका रोना धोना सुनकर वाकई परेशान हो चुका था। जबकि वो दो बच्चे तो बीच से रोते हुए अपने घर की तरफ भाग गए थे, ताकि अपनी अम्मी को बताएं कि इनकी बाजी की शादी हो रही है। बाकी फिर बाकी भी चले गए। इनको क्या ज़रूरत थी बताने की मेरी शादी के बारे में? देखा कितने उदास हो गए। दरिश उदासी से बोली, हाँ तो तुम्हें बचाने के लिए कह रहा था। शादम ने सफाई पेश की, लेकिन बच्चे तो उदास हो गए ना, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कभी कभी रूठ जाते हैं, इसीलिए मारने के लिए पीछे भागने लगते हैं। लेकिन वो मुझे बहुत चाहते हैं, मैं इन्हें उदास नहीं करना चाहती थी। और मैं कह रही हूँ, अगर ये लोग मेरी शादी पर रोए ना तो मैंने रुखसती नहीं करनी। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोली, ये क्या कर रही हो तुम इन सब बच्चों के लिए? तुम शादी कैंसिल
कत्ल करोगी, बहुत गलत बात है। मैं हर हफ्ते लेके आया करूँगा। इसके सख्ती से बोलने पर दरिश ने इसे घूरा, जिस पर वो अपनी बात बदल चुका था। और आपने एक हफ्ता भी मिस किया ना तो मैं पक्की यहाँ आ जाऊँगी। ये धमकी थी या कुछ और, शाज़म समझ नहीं पाया, लेकिन दरिश अब जा चुकी थी। कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बीवी है ये तो। वो घबराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आया। बहराम बड़ी मुश्किल से घर में पहुंचा था। इसे सबसे पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, जहां से दाइम शाह सूरी का एड्रेस निकालना इतना भी आसान न था। एड्रेस तो मिल गया, लेकिन वहां किसी आदमी ने इसे ये भी कहा था कि वो वहां तुम्हें घर के अंदर कौन जाने देगा। इस लड़के को कुर्सी मिल चुकी है, बहुत जल्द वो सियासत में खड़ा होने वाला है। फिलहाल तो अपनी फलाही कामों पर ध्यान दे रहा है ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। लेकिन इस शख्स की बात बिल्कुल गलत साबित हुई थी, क्योंकि बहराम जैसे इसके घर पहुंचा, इसके नौकरों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात की। सर, वो लोग इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं, आप अंदर आए, बैठिए। मुलाजिम ने बहुत एहतराम से बहराम को मुखातिब किया, क्योंकि इतने मुलाजिम को बताया था कि वो हुरम का भाई है, यानी कि इस घर की मालकिन का भाई। दाइम ने अभी परसों ही नौकरों की फौज को इकट्ठा करके कहा था कि घर की मालकिन है, अब से हुरम है, इसका हर हुक्म पत्थर पर लकीर होना चाहिए। मरियम से पहले इस घर में कोई मुलाजिमा काम नहीं करती थी, लेकिन अब मरियम के आ जाने के बाद हवेली के अंदर मरियम के अलावा और कोई नहीं होता था। लेकिन आज सुबह से मरियम ने भी छुट्टी करने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि वो हुरम की वजह से यहाँ थी। अब हुरम जा चुकी थी तो इसे भी यहाँ नहीं रुकना था। आप लोग प्लीज मुझे इस्लामाबाद में इसका एड्रेस बता सकते हैं? बहराम ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। इन लोगों के सामने इस बात का इजहार हरगिज नहीं कर सकता था कि वो यहाँ क्यों आया है, और अब इन लोगों के भाई के बताए हुए एड्रेस के मुताबिक अब इस्लामाबाद जा रहा था। ये तो शुक्र है कि इस्लामाबाद में इसका घर का एड्रेस मिल चुका था। अब वो जल्द से जल्द अपनी बहन को वापस ले आएगा। इसे परसों रात तक वापस पहुंचना था, क्योंकि परसों रात शाज़म और जाज़म की मेहंदी की रस्म अदा होनी थी। जाज़म तो मौजूद ना था, लेकिन तायशा ने कहा था इसकी गैर मौजूदगी में इन सब का होना बहुत ज़रूरी है, और इसने तायशा से वादा भी किया था कि वो वक्त पर पहुंच जाएगा, बस अब इसे हुरम मिल जाए। खट्टी-मीठी नोक-झोंक, आगे-पीछे की, हुर्रम की बेफिज़ूल बातों पर मुस्कुराते हुए, इसकी शरारतों को एन्जॉय करते हुए, वो अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सफ़र कर रहा था। वो लोग इस्लामाबाद जाने की बजाय कहीं और ही सफ़र पर निकल चुके थे, लेकिन कहाँ ये बात हुर्रम बिल्कुल नहीं जानती थी। वो तो यही समझ रही थी कि वो लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। दाइम के सारे वर्कर्स को भी नहीं पता था कि वो इस्लामाबाद नहीं आ रहा है, लेकिन ये ना जाने दाइम क्या सोच के इसे इस्लामाबाद ले जाने की बजाय कश्मीर की तरफ ले आया। ज़्यादा सफ़र हुर्रम ने सोते हुए गुज़ारा था, लेकिन अगर वो जाग भी रही हो जाग भी जाती तो भी दाइम को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हुरम को पता ही नहीं था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वो तो खुद इन रास्तों से अनजान थी। सफर लंबा था, इसने हुरम को आराम करने के लिए कहा, जिसकी वजह से इसका आधा सफर सोते हुए गुजर रहा था। लेकिन वक्फे वक्त से जब वो जागती तो कई सवाल पूछती, इस्लामाबाद में क्या है, तारीखी क्या क्या देखने को मिलेगा। फिर अपने पास मौजूद इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन भी इसे दे डाली, यानी कि वो इससे अनजान तो हरगिज भी ना समझे। वो पाकिस्तान के सारे इलाकों के बारे में कुछ ना कुछ जानती थी, जिससे दाइम को अंदाजा हो चुका था कि वो आउटिंग काफी ज्यादा एंजॉय करती है। स्कूल कॉलेज के सारे ट्रिप्स में वो दिल के साथ गई हुई थी। यहाँ वो कराची के करीब करीब के सारे मकामात पर घूम कर आई थी, लेकिन इतने दूर आने का मौका इसे पहली बार मिल रहा था। आजाद कश्मीर, मीरपुर, कोटली, इस्लामाबाद, झेलम तो बहुत सारे शहरों की मालूमात रखती थी, जिसे सुनकर दाइम को बहुत मज़ा आ रहा था, और दाइम ने इससे वादा भी किया था कि वो इसे हर जगह घुमाएगा। ये सच्ची, आप मुझे भी अपने साथ शादी पे लेके जाओगे? आपके मम्मा पापा नाराज तो नहीं होंगे ना? वानी को जब से पता चला था कि वो इसके साथ शादी पर जा रही है, इसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। जबकि यासिम ये सोच रहा था कि वो ये बात इंशाल से कैसे कहे, क्योंकि इसने सरसरी से अंदाज में वानी से कहा था कि वो भी तो इसके साथ शादी पर चल सकती है, जहाँ वो दोनों साथ होंगे। और तब से लेकर अब तक वानी इतनी एक्साइटेड हो चुकी थी कि अब वो इसे इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन निशाल ने हरगिज़ इसकी बात नहीं मानी थी। इस निशाल से बात करने के बारे में सोचा, लेकिन वो परेशान भी था। क्या पता निशाल इसे जाने ना देगी या नहीं, एफ जाने देगी या नहीं। एफ को ऑफ कोर्स नहीं जाने देगी। वो क्यों एक अनजान शख्स के साथ अपनी बेटी को भेजेगी? वो नीचे आए तो निशाल बेचैनी से टहल रही थी। इसकी परेशानी नोट करते हुए वो इससे वजह पूछने लगा। क्या हुआ मालकिन मकान जी? मकान मालकिन जी, आप परेशान लग रही हैं। इसके इस तरह पूछने पर वो इसे घूर कर रहेगी। आपसे कोई मतलब नहीं है, वो इसे जवाब देती हुए एक बार फिर से टहलते हुए किसी को फोन करने लगी। रायमा, मेरा एक काम करोगी? वो बाहर की तरफ जा रहा था, जब इसकी वहां पर पलटने पर मजबूर हो गया।
यार मेरे ऑफिस में वर्कशॉप चल रही है, अगर तुम बुरा ना मानो तो वानी की 3-4 दिन के लिए अपने पास रख लोगी, मतलब मैं वहां इसे लेकर नहीं जा सकती। ऑफिस की सारी वर्कर्स मेरे साथ हैं। यासिम बाहर जाने की बजाय वहीं से वापस अंदर आकर बैठ गया। नहीं कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछती हूँ, वरना वर्कशॉप कैंसिल कर दूंगी। वो परेशानी से फोन रखते हुए बोली, क्या हुआ मकान मालकिन जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, आप वर्कशॉप पर जा रही हैं? इसे भी आज सुबह ही पता चला था कि इसके ऑफिस के सारे मेंबर्स वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। निशाल बिना कोई जवाब दिए अंदर जाने लगी। वो अब तक अब से अपना घर किराए पर देने के लिए पछता रही थी। मैं पिछले साल होके आया हूँ, आपको वानी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वैसे भी मेरी बहन की शादी है और वहाँ मेरे साथ चलना चाहती है। वो इसके पीछे आते हुए तेज तेज बोला था, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकती हूँ। इसे घूरते हुए बोली, हाँ देख रहा हूँ किस तरह से ख्याल रख रही हैं। कभी एक से ही पूछ रही हैं, कभी दूसरे से पूछ रही हैं, और जो संभालने के लिए तैयार है, ऐसे पूछ ही नहीं रही। जैसे मैं अभी बोल ही रहा था कि वानी अपना कुछ ड्रेसेस लेकर हाजिर हो गई। मामा मेरी प्यारी थी, मेरी प्यारी थी, मम्मा मेरी सारी प्यारी सी ड्रेसेस पैक कर दे, मैं ज़ैला फूफा की शादी पे जा रही हूँ। वो मासूमियत से कहती ड्रेस इसके हवाले कर रही थी, जबकि इसके फूफा कहने पर यहाँ जैसे मुस्कुराया था, वहीं निशाल की आंखें फैल गईं। ये फूफा कैसे किसे कह रही हो तुम? वो गुस्से से देखते हुए पूछने लगी। मेरी बहन को इसकी शादी है ना, जो अब यासिम की तरफ से आया। आप खामोश रहें, बीच में मत बोले, और आपकी बहन हरगिज भी मेरी बेटी की फूफा नहीं है। वो न जाने शख्स के साथ कौन कौन सा रिश्ता बना रही थी। निशाल तो सुनकर ही परेशान हो गई, लेकिन मम्मा दोस्त ने तो कहा था कि वो मेरी फूफू है। वनता मासूमियत से बोली, जबकि ये बात तो वो भी समझ सकती थी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें इसकी छोटी सी बेटी के जहन में अपने आप नहीं आ सकती। देखिए मिस्टर यासिम, अपने आप को और अपने रिश्तेदारों को हमसे दूर रखिए। हमारा आपसे या आपकी किसी भी फैमिली मेंबर से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदारा जबरदस्ती ताल्लुक मत बनाए। मेरी बेटी बेवकूफ़ हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। सब समझ में आ रहा है मुझे। वो गुस्से से कहती वानी का हाथ पकड़े अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा भी ठाह से बंद कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है मकान मालकिन जी, कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है, फ्यूचर में आसानी रहेगी। वो मुस्कुराते हुए वापस सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, जबकि दिमाग में ये सोच बैठी हुई थी कि वानी को अपने साथ लेकर कैसे जाए, क्योंकि आप इस मासूम बच्ची का दिल तो खराब कर नहीं सकता था। जी वीवर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 1 आवर की वीडियो हो चुकी है। अब मैं बाकी की जो नेक्स्ट एपिसोड है वो कल लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।